वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि सीए फाउंडेशन अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने करा था चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 तक हम लोगों ने कर चुके थे। आज हम लोग करने वाले हैं सप्लाई का मतलब क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट हम लोग कवर करेंगे बच्चे, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर सप्लाई का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ सप्लाई, और सप्लाई के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई के लिए क्या क्या ऐसा डिटर्मिनेंट्स होना चाहिए, और उसके बाद लॉ एंड कर्व ऑफ सप्लाई क्या होता है उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे शिफ्ट एंड मूवमेंट इन कर्व, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट इन कर्व में कैसे मूवमेंट आती है, और उसके बाद इक्विलिब्रियम एंड सरप्लस के बारे में बच्चे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास के सारे पूरे टॉपिक रहने वाला है। तो आइए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सप्लाई का मतलब क्या होता है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था डिमांड क्या होता है। मैंने बताया था डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड को हिंदी में मांग कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। मैंने बताया था आपको डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए क्योंकि जिस वेरिएबल का स्टडी हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पर करते हैं बच्चे, उसको हम फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं। बट यहाँ पर सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के अंदर हम यहाँ पर बात कर, सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर आर बोथ विलिंग एंड एबल टू ऑफर शेल एट अ वेरियस प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सप्लाई। हम इसे क्या कहते हैं बच्चे, सप्लाई कहते हैं। तो सप्लाई का मतलब क्या होता है, सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर विलिंग। तो यहां पर विलिंगनेस एंड एबिलिटी होना जरूरी है। ऑफर टू सेल एट अ वेरियस प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज दैट सेलर आर प्रिपेयर्ड एंड कैपेबल ऑफ सेलिंग डिफरेंट प्राइस लेवल। तो यहां पर प्राइस क्या होते हैं बच्चे, डिफरेंट लेवल का होता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। इट इन्वॉल्व्स बोथ इंटेंशन एंड एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर टू सेल। तो इसे हम क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। कुछ इसके हम लोग फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि सप्लाई का क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सप्लाई इज नॉट सेम एक्चुअल सेल्स। तो सप्लाई इज नॉट एक्चुअल द सेम ऑफ सेल्स, इट मींस इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल और विलिंगनेस टू सेल। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर पोटेंशियल और विलिंगनेस टू सेल की बात करी जाती है, एक्चुअल सेल की बात नहीं की जाती है। नेसेसरली दैट सेल्स हैज अकर्ड। तो यहां पर विलिंगनेस दिखाया जाता है, प्रोड्यूसर का पोटेंशियल के बारे में दिखाई जाती है, एक्चुअल सेल्स नहीं होता है। सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन बोथ। ये कौन सा ऐसा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी विलिंगनेस का होना जरूरी होता है और एबिलिटी टू सेल। तो यहां पर प्रोड्यूसर का सबसे पहली बात है बच्चे, विलिंगनेस का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एबिलिटी टू सेल का होना बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सप्लाई इज ऑलवेज मेजर इन रिलेशन टू टाइम। बिल्कुल सही बात है। सप्लाई की मेजरमेंट किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, किसके अनुपात में करते हो बच्चे, तो यहां पर क्या होता है, मेजर इन रिलेशन टू टाइम के अकॉर्डिंग किया जाता है। यानी हम लोग देखेंगे सबसे पहले बात, फॉर एग्जाम्पल इट कुड पर डे, या तो पर डे होगा, या तो पर वीक होगा, या तो पर मंथ होगा, या एनी अदर स्पेसिफिक पीरियड होगा। इस बात का ध्यान रखना है। और जब हम बात करते हैं इट डिपेंड्स ऑन एबिलिटी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू सेल का मतलब अ प्रोड्यूसर में विलिंग टू सेल बट अनेबल ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड अदर कंस्ट्रेंट। क्लियर है बच्चे? ये सारे के सारे क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये फीचर्स था किसका, सप्लाई का। ध्यान रखना है आपको। आइए उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सप्लाई को डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहला प्राइस ऑफ द गुड्स इटसेल्फ। तो सबसे पहला कौन सा फैक्टर है, प्राइस। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम लोगों ने समझा था कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड कम हो जाती है, और प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड क्या होता है बच्ची, यहां पर बढ़ जाता है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। बट यहां पर डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। बट यहां पर सप्लाई की जब अगर बात करते हैं बच्चे, तो क्या होता है, ज्यादा प्राइस अगर होता है तो यहां पर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। इस कंडीशन में प्रोड्यूसर जो होते हैं ज्यादा सेल करना चाहते हैं, तो हायर द प्राइस हायर द सप्लाई। बट अगर जब प्राइस क्या होता है बच्चे, कम होती है,
तो प्रोड्यूसर को कम प्रॉफिट नजर आता है, तो उस कंडीशन में क्या होती है, सप्लाई कम हो जाता है। तो सप्लाई यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है बच्चे, कम हो जाता है। तो इसीलिए बताया गया है डिमांड एंड प्राइस के बीच में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड कम हो जाता है, और अगर प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाता है। बट सप्लाई के केस में क्या होता है, ज्यादा प्राइस पर ज्यादा सेल किया जाता है और कम प्राइस पर कम सेल किया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है उसको प्रॉफिट कम नजर आएगा, तो क्या करेंगे, कम सप्लाई करना चाहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बात, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द प्राइस, बिल्कुल सही बात है। प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस जैसे ही कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा प्राइस पर ज्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर को होगा, तो अब ऐसी बात है ज्यादा सेल करना चाहेगा। बट यहाँ पर अगर जैसे ही यहाँ पर प्राइस कम होगा तो उनकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सप्लाई कम करना चाहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्ची। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज प्रोड्यूसर आर मोर लाइकली टू सप्लाई फॉर मोर इट्स मार्केट बिकॉज हायर प्राइस जनरली लीड्स टू हायर प्रॉफिट। ज्यादा प्राइस की वजह से क्या होता है, ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होती है। कन्वर्सली व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज, तो प्राइस अगर कम होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएंगे या तो डिक्रीज हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे। रीजन क्या है इनकी, दिस बिहेवियर इज प्राइमरली ड्राइवन बाय द प्रॉफिट मोटिव। मेन ऑब्जेक्टिव, मेन कंसर्न क्या है बच्चे, प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट ही ज्यादा अगर नहीं होंगे अगर प्रोड्यूसर को, सेलर को, तो ज्यादा सप्लाई करना नहीं चाहेंगे। तो सबसे पहला क्या है डिटरमिनेंट फैक्टर की अगर बात करें बच्चे, तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलिए उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज की बात करें बच्ची, रिलेटेड कमोडिटीज क्या होता है तो उसके बारे में समझेंगे। व्हेन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स इंक्रीजेज, अगर प्राइस अदर गुड्स की अगर बढ़ेगी, प्रोड्यूसर माइट शिफ्ट देयर रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स इंस्टीड। फॉर इंस्टेंट इफ द प्राइस ऑफ वीट, अगर बच्चे यहां पर वीट का प्राइस अगर बढ़ेगा, फार्मर्स में चूज टू ग्रो वीट इंस्टीड ऑफ सोया, रिड्यूसिंग द सप्लाई ऑफ सोया। तो यहां पर क्या, वीट का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा बच्चे तो फार्मर क्या करेंगे, चूज करेंगे किसको, सोया। तो यहां पर क्या होगा, रिड्यूस द सप्लाई ऑफ सोया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, कस्टमर के पास क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं। दिस शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द कंपैरेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व। तो यहां पर अगर जब हम बात करते हैं बच्चे इस गुड्स की, तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, अगला डिटरमिनेंट्स फैक्टर की बात करें, प्राइस ऑफ इनपुट। अगर इनपुट का कॉस्ट अगर बढ़ जाए, इनपुट की अगर बात करें बच्चे तो रॉ मटेरियल की बात करी जाती है। अगर इनपुट का कॉस्ट अगर बढ़ा दिया जाए, अगर इसका अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो सीओपी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर कम सेल करना चाहेंगे। तो यहां पर देखना है बच्चे, इंक्रीज इनपुट कॉस्ट। अगर इनपुट का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो आउटपुट का कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो इससे फर्क पड़ेगा। तो सेलर क्या करेंगे, सेलर का या मैं प्रोड्यूसर का कह सकता हूं कि उसकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो कम से कम सेल करना चाहेंगे। तो इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट की अगर बात करें बच्चे, डिक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, जैसे ही अगर मान लीजिए इनपुट का कॉस्ट यानी रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम होगा तो प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे, कम कॉस्ट पे करेंगे तो उनको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा। तो इफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स आर राइजेज, अगर इनकी प्राइस बढ़ती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीओपी इज ऑल्सो इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। दिस इंडिकेट्स दिस कैन डिस्करेज प्रोड्यूसर फ्रॉम सप्लाइंग मोर। तो यहां इस कंडीशन में क्या करते हैं, कम से कम प्रोड्यूसर सप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन अल्टीमेट उनका कम हो जाता है। बट जब बच्चे यहां पर इनपुट का कॉस्ट अगर कम हो जाएगा, कम होगा तो वही गुड्स उनको कम पैसे में मिलेगी, कम में मिलेगी तो ज्यादा में बेच पाएंगे, जब ज्यादा में बेचेंगे तो उनको ज्यादा हायर प्रॉफिट होगा बच्चे। तो यहां पर ऑन द अदर हैंड इफ इनपुट्स बिकम चीपर, अगर उनका इनपुट्स का प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे, सस्ते नजर आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इनकरेज टू प्रोड्यूसर टू इंक्रीज द सप्लाई। इस कंडीशन में क्या होगा बच्चे, प्रोड्यूसर क्या करेंगे, सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है, पॉइंट्स आ रही समझ में। दिस फैक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच ऑफ गुड्स आर सप्लाइड इन द मार्केट। बिल्कुल सही बात है। ये अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पर प्राइस ऑफ इनपुट एक ऐसा फैक्टर है जो मेजर रोल प्ले करता है कि कितना एक प्रोड्यूसर सप्लाई कर सकते हैं एक मार्केट के अंदर, ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं बच्चे। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे डिटरमिनेंट्स के अंदर, क्या हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर टेक्नोलॉजी अगर बेहतर आ जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाता है,
तो गुड्स हमें सस्ते में हम परचेज कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी के केस में इंप्रूवमेंट अगर टेक्नोलॉजी होता है, अगर आउटडेटेड अगर टेक्नोलॉजी है तो क्या इससे फर्क पड़ेगा। तो आइए दोनों के बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले, या तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो चुका है, या टेक्नोलॉजी पहले से एडवांस हो चुका है या बेहतर हो चुका है, उस कंडीशन में क्या होगा, व्हेन द न्यू और बेटर टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। जब कभी भी नया और बेटर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव्स। तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या होता है बच्चे, बढ़ जाती है। तो यहां पर इसकी वजह से रिजल्ट क्या नजर आएंगे हमें, प्रोड्यूसर आर एबल टू सप्लाई मोर गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट। तो प्रोड्यूसर को क्या होता है, जो जो गुड्स का प्राइस, अगर कॉस्ट की अगर बात करें, अगर 10 रुपए में जो बनना चाहिए वो कितने में बनेगी, यहाँ पर 8 रुपए में। तो उनको क्या होगा, बेटर टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, फास्ट काम होती है, चिपेस्ट कॉस्ट पे यहाँ पर काम हो जाती है। तो अगर टेक्नोलॉजी अगर बेहतर होता है तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो गुड्स हमें कम पैसे में हम खरीद पाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करते हैं। टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द कीज इन टू लॉन्ग रन फैक्टर्स या लॉन्ग टर्म फैक्टर्स दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द सप्लाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी एक बेहतर होना, एडवांस होना बेहद इंपॉर्टेंट है। जब अगर ये दोनों चीजें होती हैं, तो टेक्नोलॉजी अगर बेहतर हो, एडवांस हो, तो उस कंडीशन में सप्लाई हम ज्यादा करते हैं, मोर सप्लाई करते हैं, क्योंकि ज्यादा हमें कम कॉस्ट में हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उस कंडीशन में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा तो हम कर पाते हैं। बट अगर हमारा टेक्नोलॉजी क्या है बच्ची, हमारा टेक्नोलॉजी बहुत पुराना है, ओल्ड हो चुका है, यानी जो गुड्स 10 रुपए में बनना चाहिए बच्चे, वो गुड्स हम बना रहे हैं 15 रुपए में, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई की बात करें बच्चे, तो हम कम करेंगे। क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर को बहुत कम प्रॉफिट्स होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, गुड्स को कम सप्लाई करना चाहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारे पास संसाधन है, ये सारे के सारे के डेटेड हो चुका है, बहुत ओल्ड हो चुका है। ऑन द कॉन्ट्रैक्ट्स, ओल्ड और लेस एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, बहुत पुराने हैं, जिसकी आउटपुट बहुत कम है। तो रिजल्ट क्या होगा बच्ची, लोअर प्रोडक्टिविटी, हम प्रोडक्टिविटी बहुत कम कर पाएंगे, तो हमारी सप्लाई का क्षमता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी रिड्यूस्ड हो जाएगा। आई होप आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करेंगे बच्ची। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज। बच्चे गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर हम लोग बात करेंगे क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग टैक्स की बात करेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना है कि सरकार अगर टैक्स बढ़ाएंगी, जब टैक्स अगर बढ़ाएंगी, तो मान लीजिए जो गुड्स अगर आपको 10 रुपए में मिलना चाहिए, तो गुड्स आपको कितने में मिलेंगे, 12 रुपए में। तो क्या होंगे, यहाँ पर प्रोड्यूस, जैसे ही गुड्स का अगर प्राइस, इनपुट्स का अगर प्राइस बढ़ेगा, सरकार टैक्स अगर चार्ज करेंगे, तो गुड्स महंगा हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कम सेल आउट करना चाहेंगे। तो आइए टैक्सेस की बात करें बच्चे। बट अगर सरकार अगर सब्सिडीज दे रही है, तो वही गुड्स हमें सस्ता में नजर आएगा, या सस्ता में हम परचेज कर पाएंगे, चीपर कॉस्ट में हम परचेज कर पाएंगे। उस कंडीशन में क्या करते हैं बच्चे, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हम इंक्रीज कर देते हैं एज अ प्रोड्यूसर। तो चलिए टैक्स की बात करें। सरकार अगर व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोज्ड हायर टैक्सेस, अगर सरकार टैक्स का रेट क्या करते हैं बच्चे, अगर बढ़ा देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा बढ़ जाएगा, सीओपी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाता है। तो हमारा क्या होता है, सप्लाई हम क्या करते हैं, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हम कम कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भी अगर हम बात करते हैं, सरकार अगर टैक्स का रेट अगर यहाँ पर बढ़ा देते हैं, जब यहाँ पर सरकार टैक्स का रेट को इंक्रीज करते हैं, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओपी क्या हो जाएंगे बच्चे, ज्यादा नजर आएंगे, तो हम क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जब टैक्स का रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा नजर आएगा, तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई हम कम करेंगे। बट हम यहाँ पर सिर्फ सब्सिडीज की बात करें, सब्सिडीज वो चीज होती है जो सरकार देती है। तो यहाँ पर द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज और फाइनेंशियल सपोर्ट। सरकार अगर कोई सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चे सीओपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें बच्चे, कम नजर आएगा। जब कम नजर आएगा तो प्रोड्यूसर आर विलिंग टू मोर सप्लाई। तो यहां पर क्या करेंगे बच्ची, सप्लाई का क्षमता को, यहां पर क्या क्वांटिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो गवर्नमेंट एक्शन हैव डायरेक्ट एंड सब्सटेंशियल इंपैक्ट ऑन द मार्केट सप्लाई। बिल्कुल सही बात है, सरकार की जो एक्शन जो लिया जाता है डायरेक्ट इंपैक्ट करता है और बहुत बड़ा सब्सटेंशियल फॉर्म में इंपैक्ट करता है मार्केट सप्लाई के ऊपर। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा बच्ची। तो चलिए आगे बात हम करेंगे अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई की बात करें, कुछ और भी डिटर्मिनेंट्स सप्लाई की, उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं। सबसे पहला, नंबर ऑफ सेलर इन द मार्केट, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बात करें बच्चे फ्यूचर
प्राइस एक्सपेक्टेशंस, और उसके बाद नेचर ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशंस, और उसके बाद अगर बात करें बच्चे तो आइए क्या करके ये सारे के सारे अदर कुछ फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को क्या करते हैं, ओवरऑल इंपैक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सेलर, नंबर ऑफ सेलर की बात करते हैं, हायर नंबर ऑफ सेलर इन दी मार्केट। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर अगर मार्केट के अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा सप्लाई करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर टोटल सप्लाई ऑफ द गुड्स। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर ज्यादा गुड्स की सप्लाई होगी, ज्यादा गुड्स का फ्लो हो पाएगा। उसके बाद फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, अगर यहां पर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहां पर इफ द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट प्राइस टू राइज इन द फ्यूचर, अगर यहां पर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में इस गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है, अगर प्रोड्यूसर और सेलर को अगर लगता है कि फ्यूचर में इस गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है, दे मे होल्ड द बैक सप्लाई एंड नाउ रिलीज मोर लेटर। यानी देखते होंगे आप लोग, जब मार्केट में किसी भी गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या करते हैं प्रोड्यूसर, क्या करते हैं उसको होल्ड कर लेते हैं, गुड्स को स्टॉक को क्या करते हैं होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है उसके बाद उसको सेल आउट करते हैं, तो क्या करते हैं ज्यादा प्रॉफिट यहां से कमाते हैं। उसके बाद अगर बात करें बच्चे नेचर ऑफ मार्केट कंपटीशन, क्या मतलब होता है इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें बच्चे, सप्लाई टेंड्स टू बी हायर एज द फॉर्म्स स्ट्रीम टू कैप्चर मार्केट शेयर। तो ये सिचुएशन होती है बच्चे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद दीज फैक्टर्स कलेक्टिवली, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स है बच्चे जो इन्फ्लुएंस करते हैं हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट इज सप्लाई एट अ डिफरेंट टाइम्स। तो यहां पर हाउ मच ऑफ प्रोडक्ट इज सप्लाई इन दी डिफरेंट मार्केट टाइम्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चे लॉ ऑफ सप्लाई। मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड के अंदर बताया था, आपको चीजें याद होगी, एक बार मैं फिर से उसको रिकैप करा देता हूं। देखिए सबसे पहले कि कभी भी अगर हम करते हैं यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ने से पहले लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमें एक बार चीजें समझ में, लॉ ऑफ डिमांड और यहां पर क्या है बच्चे, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई। ये इसको सेपरेट एक बार देख लेते हैं। आइए, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड और इसके साथ हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। आइए इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले ये समझना लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए जब भी डिमांड की बात आती है बच्ची, डिमांड कौन करता है, एक कंज्यूमर करता है। एक कौन करता है, कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है, एक प्रोड्यूसर करता है, एक प्रोड्यूसर करता है। लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। सप्लाई कौन करता है, एक प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। एक प्रोड्यूसर का इंटेंशन होता है बच्चे कि कैसे हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। बट एक कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, एक कंज्यूमर का इंटेंशन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक प्रोड्यूसर, यहां पर अगर बात करें डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव ऑलवेज वांट्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर, यहां पर लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें बच्चे, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर करता है या तो सेलर करता है। यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना होता है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, डिमांड के केस में, लॉ ऑफ डिमांड के केस में क्या होता है, जब प्राइस अगर ज्यादा होती है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होता है बच्चे, कम होता है। जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्या होते हैं बच्चे, बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। इसीलिए बताया गया बच्चे इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है।
तो बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड के बीच में, हम उसको लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है बच्चे, मैंने अभी जस्ट बताया, तो यहाँ पर सप्लाई के केस में क्या होता है, अगर प्राइस अगर किसी कमोडिटी का बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है बच्ची, यहाँ पर ज्यादा होता है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस अगर कम हो जाता है तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है बच्चे, कम होता है। इसीलिए बताया गया है डायरेक्ट रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में क्या है बच्चे, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनके बीच में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप, दोनों के बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है बच्ची। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ेगा, और प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम होगा। अब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्यों बढ़ेगा, इसके बारे में चर्चा ये करेंगे बच्ची। तो क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट की मेन जो यहाँ पर फैक्टर्स है बच्ची, प्रोड्यूसर के लिए क्या है, प्रॉफिट्स है। तो ये अगर बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो ज्यादा प्रॉफिट्स होगा, ज्यादा प्रॉफिट्स होगा उस कंडीशन में ज्यादा सेल आउट करना चाहेंगे। बट अगर यहां पर क्या होगा बच्चे, प्राइस जैसे ही कम होगा तो ऑब्वियसली बात है प्रोड्यूसर कम सेल करना चाहेगा, तो प्राइस जैसे ही कम होगा बच्ची तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होता है बच्चे, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस अगर कम हो जाएगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाएंगे बच्चे। क्लियर है, पॉइंट्स समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरह से हमें समझना है लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, दोनों के बीच में डिफरेंस है। क्लियर है बच्ची। तो यहां पर प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। एक बार मैं यहां से भी एक्सप्लेन कर दूं, तो सबसे पहली बात मैंने अभी जस्ट बताया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है लॉ ऑफ सप्लाई के बीच में, बिल्कुल सही बात है। अगर प्राइस यहां पर राइज करेंगे, हायर प्राइस लीड्स टू हायर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव की अगर बात करें बच्चों, यहां पर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स आर इंसेंटिव्स बाय इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। जब अगर प्राइस ज्यादा होगा तब प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट नजर आएंगे तो क्या करेंगे, ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे। अगर लोअर प्राइस होंगे बच्ची, प्राइस अगर यहां पर क्या है, कम है, लोअर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिड्यूस द इंसेंटिव, उसका प्रॉफिट्स, उनका जो है पे आउट, उसका मार्जिन कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे अपनी सप्लाई को। तो ये क्या है बच्चे, लॉ ऑफ सप्लाई। मैंने बेहतरीन तरीके से डिफरेंस के साथ मैंने समझाया। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीजेस क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस, व्हेन द प्राइस फॉल्स क्वांटिटी ऑफ सप्लाई फॉल्स। चलो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्ची, चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे सप्लाई का स्केड्यूल क्या है एंड सप्लाई कर्व क्या है, इसके बारे में समझते हैं बच्ची। तो आइए यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, ओ एक्स एक्सिस है बच्ची। तो ओ एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई लिया है, और ओ वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया है, प्राइस लिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये अब समझिए, यहां पर जब प्राइस कितना था, जब प्राइस क्या था, एक था, तो यहां पर सप्लाई कितना था बच्ची, यहां पर सप्लाई 5 का था। जब सप्लाई यहां पर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया यहां पर, फिर प्राइस बढ़ा, सप्लाई यहां पर बढ़ा, फिर प्राइस बढ़ा, जैसे जैसे यहां पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यही तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है बच्ची। तो चलिए हम लोग सप्लाई स्केड्यूल की बात करते हैं। अ टेबल शोइंग, एक टेबल है जो हमें बताता है हाउ मच ऑफ अ प्रोडक्ट सप्लायर आर विलिंग टू सेल इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस। बच्ची यहां पर जितने भी प्राइस है सारे डिफरेंट है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिमांड स्केड्यूल कहते हैं। डिमांड कर्व क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व, it is a graphical representation of supply schedule, it typically slopes upward from left to right। तो इसका क्या होता है, दिशा कैसा होता है बच्ची, स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होते हैं, यानी इंडिकेट क्या कर रहा है, प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व। हम लोग मूवमेंट की बात करेंगे सप्लाई कर्व का। तो यहां पर क्या है बच्चे, क्वांटिटी सप्लाइड है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका दिशा क्या है, डायरेक्ट है। यानी क्या है बच्चे, जैसे प्राइस बढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ेगा, जैसे प्राइस कम हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम हो जाएगा। तो यहां पर हम जब भी अगर बात करते हैं बच्ची मूवमेंट ऑन द सप्लाई कर्व, अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व्स occurs only due to a change in the price of goods or services while all other factors remaining constant। जितने भी फैक्टर्स हैं बच्चे ये सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे। अपवर्ड मूवमेंट की अगर बात करते हैं बच्चे, क्या मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट, और हम डाउनवर्ड मूवमेंट हम किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में समझेंगे। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है बच्चे, अपवर्ड का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। बच्चे यहाँ पर एक्सपेंड क्या चीज हुई है, सप्लाई हुई है।
एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई का बढ़ना होता है, एक्सपेंड का मतलब बढ़ना होता है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, यानी सप्लाई क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई यहाँ पर कम हो रही है। तो आइए इसके बारे में समझेंगे। अपवर्ड मूवमेंट यानी एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी यही बात हो गई कि प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है बच्चे ऑल्सो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, लीड्स एन अपवर्ड मूवमेंट along the सप्लाई कर्व। बट जब अगर बात करेंगे बच्चे व्हेन द प्राइस, डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं, हम इसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई कहेंगे। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी आपके एग्जामिनेशन में एमसीक्यू से रिलेटेड सवाल आएगा तो अपवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, और जब भी डाउनवर्ड मूवमेंट की अगर बात करें बच्चे तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हम कहते हैं इसे। तो जब प्राइस, when the price decrease, जब प्राइस कम हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीज है, तो यहां पर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बच्चे, डिक्रीज हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा, इन अ डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। कॉन्सेप्ट आ रही है समझ में, क्लियर है पॉइंट्स? चलिए, तो हम इसी को क्या कहते हैं बच्चे, लॉ ऑफ, हम क्या कहते हैं, सप्लाई। तो यहां पर जैसे जैसे क्या हो रहा है बच्चे, डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस जैसे बढ़ रहा है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे शिफ्ट इन दी सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कब शिफ्ट होंगे बच्चे, उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो यहां पर ये इंडिकेशन क्या दे रहा है, देख लीजिए, ओ एक्स एक्सिस पर क्या है बच्चे, क्वांटिटी है, और ओ वाई एक्सिस पर क्या है बच्चे, यहां पर प्राइस गिवन है। तो इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कब बढ़ेगा, तो यहां पर कब होगा बच्चे, ये कंडीशन कब आएगी, तो जैसे प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। सेकेंड क्या है बच्चे, डिक्रीज इन सप्लाई, मैंने जस्ट अभी बताया, डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब क्या होगा, जब प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा बच्चे, कम हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। देख लो यहां पर ये ओरिजिनल सप्लाई है और यहां पर S1 एंड S1 ये दे रखा है, तो यहां पर क्या डिक्रीज। आइए, अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व की जब हम अगर बात करते हैं बच्चे, अ शिफ्ट इन सप्लाई कर्व occurs due to non-price factors. A shift in supply curve occurs due to non-price factors which include technological advancement. तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी आपकी एडवांसमेंट होती है, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन द नंबर ऑफ सेलर। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा बच्ची, जब यहां पर क्या होगा, सप्लाई आपका इंक्रीज करेगा सेम प्राइस पे, और लेफ्टवर्ड या डिक्रीज कब हो जाएगा बच्ची, तो यहां पर लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब डिक्रीज इन दिस सप्लाई, तो सप्लाई कम होगा तो हो जाएगा। चलिए, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है बच्ची, मीनिंग की अगर बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मींस रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ क्वांटिटी सप्लाइड चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज। फॉर्मूला क्या है बच्ची, चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाईज, हम इसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया गया है, जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई कब होता है, जब ES की वैल्यू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0 हो। उसके बाद रिलेटिवली इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है, 0 लेस देन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड चेंजेस बाय द स्मॉलर प्रोपोर्शन, जब स्मॉलर प्रोपोर्शन होता है बच्चे उसको रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। यूनिटरी का मतलब होता है ES इक्वल टू 1। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है ES का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई की अगर बात करें तो ES का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इंफिनिटी। ये डायग्राम जरूर आप लोग देखोगे। चलिए, उसके बाद कुछ फैक्टर से अफेक्टिंग है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो नंबर 1 क्या है, टाइम पीरियड, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और उसके बाद मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरह से सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। उसके बाद इलास्टिसिटी के कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है बच्ची, आप जरूर इसको करोगे, ICI के मॉड्यूल से मैंने कवर करा हुआ है, ये क्वेश्चन जरूर आप करोगे, 100% आपसे हो जाएगा, फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी के मेथड के थ्रू मैंने करा रखा है। तो पॉइंट इलास्टिसिटी की जब अगर हम बात करें, मेजर इलास्टिसिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अ सप्लाई कर्व बेस्ड यूज फॉर वेरी स्मॉल चेंजेस इन द प्राइस एंड क्वांटिटी। जब भी पॉइंट इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर वेरी स्मॉल चेंजेस की हम बात करते हैं। आर्क इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ओवर रेंज की हम बात करते हैं, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट की हम बात करते हैं बच्चे। उसके बाद अगर बात करें मार्केट सप्लाई क्या होता है, तो मार्केट सप्लाई का मतलब होता है इट इज द समेशन ऑफ ऑल द मार्केट सप्लाई टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द इंडिविजुअल सेलर, जितने भी इंडिविजुअल सेलर होते हैं उन सभी की अगर सप्लाई को अगर ऐड किया जाए बच्ची तो मार्केट का सप्लाई बन जाता है। इट इज अ हॉरिजॉन्टल समिंग द इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ वेरियस सेलर्स।
उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होते हैं बच्चे? इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू। तो बच्चे यहां पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड की बात करें, इक्वल होते हैं क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। एक बार आप इसको located in such a way that the producer एंड कंज्यूमर बेनिफिट्स मैक्सिमाइजेशन टोटल। तो जब भी अगर बच्चे हम बात करते हैं सोशल एफिशिएंसी, तो ये किसके हित में होते हैं, किसके इंटरेस्ट में होते हैं? तो सोशल वेलफेयर, मैक्सिमम टोटल वेलफेयर इन दी सोसाइटी। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? एडिशनल बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर रिसीव व्हेन दे आर हायर देन द देयर मिनिमम कैपेबल कॉस्ट। चलिए बाकी रिकैप जो अभी तक हम लोगों ने आज की क्लास में करा है इसको एक बार आप लोग देख लोगे। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले क्लास में, अगले चैप्टर के साथ। यहां तक आप लोग रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।